नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सेट बैच हैं जिसमें हमारा पहला पेपर हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी इस हमारे आगामी जितनी भी परीक्षाएं, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या जो भी आने वाले समूह के एग्ज़ाम हैं, तो यूकेपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर हमने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इसमें हम इस वीडियो में आज हम जो हमारे पहला पेपर हुआ तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें 100 प्रश्न रखे गए हैं और 1 घंटे का हमारा समय रहता है। तो इसमें हमने हिंदी, उत्तराखंड और जो जीके जीएस वाला पोर्शन है 40 का, तो इसमें सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो इसमें कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। पहला जा, रा, हा या सा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी होगा, तो इसमें होगा जा। जा क्या होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये तो का, चा, टा, ता, पा यानी सभी रहते हैं। तो इसमें से स्पर्श संघर्षी कौन से व्यंजन होंगे, तो उच्चारण में ऐसे व्यंजन वाई के साथ घर्षण के साथ प्रयुक्त होते हैं या जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो च वर्ग क्या आता है, वह पूरा स्पर्श संघर्षी वर्ग में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गा, चा, टा, ता, पा क्या है, स्पर्शी व्यंजन है और च वर्ग क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है विद्वान सब जगह पूछा जाता है। अगला ऑप्शन है कि अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। उसके बाद वह पुस्तक राम की थी। और अंतिम ऑप्शन है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो सबसे पहले हमें मिश्र वाक्य पता होना चाहिए कि मिश्र वाक्य क्या होता है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो जिसमें साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या है, 3 प्रकार होते हैं वाक्य के, या 3 भेद होते हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य क्या है, तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और दूसरा क्या हो, आश्रित या गौण वाक्य हो। तो इसकी जो पहचान होती है, क्योंकि, जितना, जब, तब, जहाँ, वहाँ, तो ये सब क्या होते हैं, इसकी पहचान होती है। तो जब सवेरा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन घास सही हो जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसमें क्या है, जब सवेरा हुआ क्या है, या प्रधान वाक्य है और इसी पर क्या है, निर्भर है, तब हम लोग बाहर गए, यानी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो ये क्या है, जब हम लोग बाहर गए, ये क्या है, इस पर निर्भर है। तो प्रधान वाक्य है और ये गौण या आश्रित उपवाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, तो ये प्रमुख हमारी विशेषता है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की विशेषता है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना। अगला प्रश्न हमारा कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आप है, आप भला तो जग भला, तो जो ये शब्द, ये वाक्य है, तो इसका मतलब ये आप क्या है, स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। आप भला तो जग भला, यानी अगर आप स्वयं अच्छे हो तो जग भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होता है वो किस में होता है, तो ये होता है निजवाचक में। तो निजवाचक में क्या होता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। और देखो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो पुरुषवाचक और निजवाचक में होता है, क्योंकि पुरुषवाचक के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो अन्य पुरुष होता है उसमें आप, वह या वे, तो ये क्या होते हैं, उसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो आप आता है, तो ये आप दूसरे के लिए आता है, यानी सामने वाले के लिए आता है, स्वयं के लिए नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो निजवाचक क्या होता है, ये स्वयं के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा,
सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें हम देखते हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शासन, अनुशासन, अनुशंसा और अनुशासित। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अनुशासित, क्योंकि यह संज्ञा और सर्वनाम के अनुशासित है, ये विशेषता बता रहा है अनुशासित। अगला प्रश्न है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें तक को अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें तक क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें निपात, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा है। तो तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है का, यानी का निपात हो जाएगा। और निपात क्या होते हैं, किसी भी बात पर जब अतिरिक्त भार देने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कि मैं आज तक, यानी आज पर क्या है, अतिरिक्त भार देने के लिए तक का प्रयोग किया गया है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, यानी आज तक। तो आज तक, आज पर क्या है, अतिरिक्त भार देने के लिए तक का प्रयोग किया गया है, और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद है। तो अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अक्षधनहीणी या अक्षधन उहुनी या अक्षोधन अहिणी या अक्षधन ओहिणी। तो इसका सही आंसर होगा अक्षधन ओहिनी हो जाएगा। तो अक्षधन ओहुनी क्या है, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी और ये ओ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, यानी ओ। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी अक्षधन ओहुनी। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर शब्द में समास है बहुब्री। कौन सा समास है इसमें, बहुब्री समास है चंद्रशेखर शब्द में, क्योंकि जो चंद्रशेखर शब्द का अर्थ होता है, चंद्रशेखर का आशय होता है शिव, तो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो समास क्या होते हैं, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। 2 या 2 से अधिक जो शब्द जब एक साथ मिलते हैं और एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाते हैं, तो समास कहलाते हैं। तो जो बहुब्री समास है इसमें क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो चंद्रशेखर भी इसी प्रकार का वर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुब्री समास हो जाएगा। बाकी तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है, द्विगु में जो पहला शब्द होता है वह क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और कर्मधारय में उपमा उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो ये चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि खेत रहना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, तो खेत रहने का अर्थ होता है युद्ध में शहीद हो जाना। तो खेत रहने का अर्थ क्या होता है, युद्ध में शहीद हो जाना। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी में ये सुसूर्षा है, तो इसमें ये बी जो हमारा खा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सुसूर्षा। तो इसमें क्या है, सुसूर्षा। तो इस प्रकार लिखा जाता है, सूक में छोटे ऊ की मात्रा, स्रा में बड़ी ऊ की मात्रा, और ये सुरसा। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें पहला है, वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो इसमें उन्होंने अभी अभी खाना खाया ये भी सही है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है यह भी सही है, 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए यह भी सही है, और जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। वह दंड देने के ही योग्य है, तो इसमें ही भी आएगा। तो ये क्या है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा का। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ये बघेली है, तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। किससे है, पूर्वी हिंदी से संबंध है बघेली बोली का।
हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं की 17 प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी की बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी क्या है, इसकी बोलियां हैं। तो जिनमें जो ये अन्य जो उपभाषाएं हैं राजस्थानी, तो राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी क्या हैं, 4 प्रमुख क्या हैं बोलियां हैं। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली क्या हैं, इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी क्या हैं, इसकी बोलियां हैं। तो बघेली जो बोली है ये किसकी है, तो ये है पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है बघेली। अगला प्रश्न है कि पेट की अग्नि को कहा जाता है। तो पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी यानी ऑप्शन जो हमारा गा है तो ये सही हो जाएगा। बाकी जो बड़वाग्नि है तो यह जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वाग्नि, और जठराग्नि कहा जाता है पेट में लगने वाली आग को। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि और पानी में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो रसराज कहा जाता है तो 4 ऑप्शन हमारे पास, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और शांत रस। तो इसमें रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रस होता है श्रृंगार रस। काव्य को सुनने और पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रस। और इसमें जो प्रमुख रस होता है श्रृंगार रस, तो इसमें श्रृंगार रस को ही क्या कहते हैं, रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। तो किसका वर्णन है, तो श्रृंगार रस का वर्णन है निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इनमें यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा, इन चारों में से कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि इसमें जो वर्ण होते हैं उनकी व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, बार बार आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये पूरा क्या है, ये वाक्य ही पूरा पुनः आया है। तो इसमें पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और इसी को दोबारा लिखा गया। तो यानी जो सारे वर्ण हैं उनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और इसके अलावा अगर यमक की बात करें तो यमक में क्या होता है, एक से अधिक बार क्या होते हैं शब्द का प्रयोग होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, तो वह यमक अलंकार होता है। श्लेष में एक ही शब्द होता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, जब वो अलग अलग शब्दों के साथ उसका प्रयोग होता है तो वो भिन्न भिन्न अर्थ देता है। तो एक ही वर्ण के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हैं श्लेष में। यमक में एक से अधिक बार वर्ण आते हैं और उनका अर्थ हर स्थान पर अलग होता है। अगर उपमा की बात करें तो उपमा क्या है, एक अर्थ अलंकार है। ये तीनों शब्द अलंकार हैं और उपमा अर्थ अलंकार है। तो उपमा जिसमें उपमा दी जाती है, तो जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यह क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर क्या थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये जो बीजी खेर थे ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसकी आयोग की प्रथम बैठक होती है 15 जुलाई 1955 को। तो 15 जुलाई 1955 को इसकी प्रथम बैठक होती है प्रथम राजभाषा आयोग की। और अनुच्छेद 344(4), तो अनुच्छेद 344(4) में वर्णन है प्रथम राजभाषा आयोग का। तो इसके आधार पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, प्रथम राजभाषा आयोग का इन्होंने नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न हमारा कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन हुआ। तो 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 4 ऑप्शन है, नागपुर, मॉरिशस, लंदन या भोपाल।
तो इसमें हमारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल में। तो मध्य प्रदेश भोपाल में इसका आयोजन होता है। और जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन है तो इसको करवाने का जो उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो उसकी भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना। तो हिंदी को स्थान दिलाने के लिए यह विश्व हिंदी सम्मेलन करवाए जाते हैं और यह 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। और इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम नामक कहानी के कहानीकार है। तो ग्राम नामक कहानी के कहानीकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद क्या है? ग्राम नामक कहानी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की यह पहली कहानी है और यह कहानी अगस्त 1910 में इनकी यह पहली कहानी इंदु नामक जो पत्रिका थी उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ और 15 नवंबर 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे कहा जाता है कि जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे कहा जाता है आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या परिपत्र। तो उसे क्या कहा जाएगा? यह आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या परिपत्र। तो उसे कहा जाएगा परिपत्र। तो उसे क्या कहा जाएगा? परिपत्र कहा जाएगा। तो इसमें जो अन्य जो ऑप्शन है, आदेश क्या होता है? तो सचिवालय द्वारा भेजे गए जो पत्र या जीओ और शासनादेश जारी होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आदेश या शासनादेश कहलाते हैं। अनुस्मारक पत्र की बात करें तो जब विभाग या किसी या सचिवालय द्वारा जब पत्र का जवाब समयावधि में प्राप्त न होने पर, यानी जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं या सरकारी पत्र होते हैं, जब समयावधि में उनका जवाब प्राप्त नहीं होता, माना जब पत्र भेजा गया है और उसका जवाब नहीं आता है, तो उसको याद दिलाने के लिए कि आपको क्या है, पत्र भेजा गया है, उसका जवाब दीजिए, तो यह रिमाइंडर की तरह होता है और उसको पुनः याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। तीसरा ऑप्शन है अधिसूचना। अधिसूचना होती है नियुक्ति, आदेश, पदोन्नति आदि जो सूचनाओं को राजपत्र या गजट में प्रकाशन कराने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहलाती है। अगला प्रश्न